नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले जो अपना साइंस वन का पेपर हुआ वो पेपर का सारा सॉल्यूशन आपको कमेंट करके बताने का है कि आपको कितने मार्क्स आए। मैं यहाँ पे ऑल क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे बताने वाला। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ पेपर साइंस वन। ये आपका साइंस का पेपर है और देखो ये ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में आए थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आया था द अल्कलीन अर्थ metals have a valency 2. This means that their position in the modern periodic table is in। देखो जिसका वैलेंसी 2 रहता है उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जगह है वो ग्रुप 2 में होता है। तो ये आपका आंसर राइट है। उसके आगे द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड। देखो जहाँ पे प्रेसिपिटेट निर्माण होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो ये आपका आंसर राइट था। उसके आगे जो अगले ऑब्जेक्टिव आए थे देख लो। अगले ऑब्जेक्टिव जो आपको पेपर में आए थे, व्हाट इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो तार का इस्तेमाल किया जाता है वो किसकी रहती है, टंगस्टन की। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ कोर्स आपको पता है जब लाइट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते टाइम जब अपनी दिशा बदलती है तब उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव CaO प्लस H2O से क्या बनता है, CaOH2 प्लस हीट इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। आपको पता है अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे हीट निर्माण हो रही है मतलब ये एक्सोथेर्मिक रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। यस, रेडॉक्स रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे होती है, मतलब ये आंसर 100% ट्रू है। फाइंड द ऑड वन आउट। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर और मैग्नेट है। देखो इसका ये तीनों के साथ कोई संबंध नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है। तो मैग्नेट इसका ऑड मैन आउट है। व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे चमकना, इसके पीछे का रीजन क्या है, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली। उसके आगे मैच द कॉलम। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का वापर काय के लिए किया जाता है, यूज फॉर वॉच रिपेयर। बराबर है। सिंपल माइक्रोस्कोप के मदद से जो वॉच होते हैं वो रिपेयर किया जाता है। जो हाथ में पहनने वाले वॉच होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। नेम द बिहेवियर of water between its temperature from a 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो पानी का बिहेवियर है 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसको एनामोल्यूस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। आपको पता है ये बिहेवियर जहाँ पे 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने के अलावा कम होते जाता है। मतलब पानी को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था लेकिन 4 डिग्री तक कम होता है, उसको एनामोलिस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। उसके आगे अगले जो क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज गिव रीजंस। गिव रीजंस, ठीक है। सबसे पहला है
while going from the left to right within a period the size of items decreases. देखो लेफ्ट टू राइट जाते टाइम क्या होता है, आइटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। इसके पीछे का रीजन आपने को देना था, तो इसका रीजन आपने लिखना चाहिए था, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus सबसे पहला रीजन ये था क्या कि लेफ्ट टू राइट जाते टाइम जो प्रोटॉन के अंदर जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो बढ़ते जाते हैं, विच एक्सपो, और उसके कारण क्या होता है, which experts a stronger pull, on the electrons, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक स्ट्रॉन्गर पुल क्रिएट होता है, जनरेट होता है, ड्रॉइंग देम closer to the nucleus, and reducing the atomic radius, and उसके कारण क्या होता है, reducing the atomic radius। ये उसके पीछे का मेन रीजन था। ये आपको लिखना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस which exerts a stronger pull on the electrons, drawing them closer to the nucleus and reducing the atomic radius, for electric power transmission copper और एल्यूमिनियम वायर इज यूज। तो देखो कॉपर और एल्यूमिनियम का ही वायर क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये मैं क्लीन करा देता हूँ, इसका रीजन मैं इधर ही बता रहा है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहला रीजन, दैट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they can move throughout conductor easily, they can move throughout conductor easily, this result copper and aluminum having low values of, और इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट copper and aluminum having low value of resistivity, ठीक है। तो ये उसके पीछे का मेन रीजन है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते, इसके कारण वो कंडक्टर के अंदर इजीली मूवमेंट कर सकते, और इसके कारण कॉपर एंड एल्यूमिनियम के अंदर लो वैल्यू क्रिएट होता है रेजिस्टिविटी का, और इसके कारण इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है, इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज एज अ एडिक्टिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। देखो कुछ कंट्री में इथेनॉल का यूज किया जाता है पेट्रोल के जगह पे,
तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों यूज किया जाता है इथेनॉल को? तो इथेनॉल बिकॉज इट्स अ रिन्यूएबल फ्यूल, ये जो इथेनॉल है, बिकॉज इथेनॉल बिकॉज इथेनॉल जो है इज इथेनॉल इज रिन्यूएबल फ्यूल, और आगे that burns cleaner and can improve the and can improve can improve the can improve the octane rating of the fuel. Octane rating of the फ्यूल। ये रीजन है कि बहुत सारे कंट्री में पेट्रोल के जगह पे इथेनॉल का इस्तेमाल करना शुरू किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है? वो प्रिंसिपल का नाम है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। व्हाट इज डन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन डोर ऑफ योर हाउस? देखो, आयरन को मतलब ये जो दरवाजा है, दरवाजा को अगर रस्टिंग हो रहा है तो क्या करेंगे, क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? तो उसको दरवाजे को अपन क्या करेंगे, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन से आप उसका जंग लगने से या रस्टिंग होने से रोक सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास एंड वेट। तो यहाँ पे मास एंड वेट का आपको डिस्टिंग्विश देना था। तो पता है, एक बाजू में आपको लिखना था मास और दूसरे बाजू में आपको लिखना था वेट। तो सबसे पहले व्हाट इज मास? मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं मास। उसके बाद में वेट, फोर्स with which earth attract, force with which earth attract the object। yes, ये पहला उनका था, दोनों का मीनिंग। उसके बाद में आपको पता है मास जो होता है वो सेम होता है एवरीवेयर, लेकिन जो वेट होता है वो अलग अलग जगह पे चेंज होते रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। मास को गिनने के लिए केजी का इस्तेमाल किया जाता है और वेट को गिनने के लिए न्यूटन का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूटन जो है। उसके बाद में ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। और उसके बाद में ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। बस इतना आपको डिस्टिंग्विश लिखना था मास वर्सेस वेट के अंदर। द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ अ फायर क्रैकर यूज इन अ दिवाली। तो दिवाली में जो अपन रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं उसका लॉन्चर कौन हो रहता है? उसका लॉन्चर जो होता है वो रॉकेट ही रहता है। और ये नेम द लॉ ऑन विच इट्स वर्किंग बेस। तो ये कौन से लॉ के हिसाब से इसका काम काज चलता है? दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ के हिसाब से काम का चलता है। व्हाट इज मीन बाय द डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब एक ही रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट होते हैं तब उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। when two or more products are formed from when two or more products are formed from
सिंगल फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट से अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते रहेंगे तो वहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और इसका अपने को केमिकल रिएक्शन लिखना है डीकम्पोजिशन का, किसका, शुगर और हीटिंग का। तो आपको पता है सबसे पहले शुगर लिखेंगे, एक बाजू में शुगर को हीट करने से क्या क्या क्रिएट होता है। शुगर ये अकेला रिएक्टेंट है, लेकिन उससे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज C12 H22, उसके बाद में O11, ये सॉलिड रहता है, ये शुगर है। और इससे क्या बनता है, हीट देने से, उसको हीट देने से क्या बनता है, ये हीट का साइन है, दैट इज 12 कार्बन तो कार्बन बनता है प्लस वाटर वेपर, दैट इज 11 H2O, एक गैसेस के रूप में रहता है जिसका नाम है वाटर वेपर। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये अकेले चीज से ये दो चीज बने, मतलब जब एक रिएक्टेंट से मल्टीपल चीज बनती है उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर इजीली मालूम पड़ा रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा हार्ड नहीं था। देखते क्या पूछा है। एन आयरन बॉल ऑफ अ मास, उसका मास 3 kg है, हाइट है 125 मीटर, और वो क्या हो गया, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इतना लेना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहला कैलकुलेट करने बोला है उसने, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल को ग्राउंड पे आने तक कितना टाइम लगेगा, मतलब अपने को ढूंढने का है टाइम का फॉर्मूला होता है √2h अपॉन जी। तो 2 इंटू हाइट का वैल्यू है 125 अपॉन जी का वैल्यू लेने बोला है 10, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 2 250 अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा रूट में 25। अगर यहाँ पे अपन टेकिंग रूट्स होगा, रूट्स देखेंगे तो टी का वैल्यू होगा 5, टी का वैल्यू होगा तुम्हारा 5 सेकेंड्स, टाइम कितना लगेगा, खाली 5 सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड बोला है तो टाइम खाली 5 सेकेंड लगेगा। तो ये था टाइम टेकन। उसके बाद में पूछा वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gh अंडर रूट, वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, तो अंडर रूट 2 इंटू जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू लेने बोला है अपने को 10, देखो यहाँ पे 10 लेने बोला है जी, और h का वैल्यू है 125, तो ये होगा 20 इंटू 125, 125 2 जा 250 और ये 0। अगर इसका रूट्स लेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, ये 50 का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यस, तो इसका और इसका आंसर आपको मालूम पड़ा। आगे राइट द नेम एंड द सिंबल्स, नेम भी लिखना है और सिंबल भी लिखना है ऑफ द एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट पूछा है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम, इसका आंसर आता है फ्लोरीन, जिसका सिंबल है F। द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, इसका आंसर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास होता है। द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस जिसका होता है नोबल गैस, जिसका नाम है हेलियम, जिसका सिंबल He है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आंसर राइट लिखा रहेगा। उसके आगे पूछा है
what happens when the copper reacts with the concentrated nitric acid? कॉपर का जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? और कौन से कलर का गैस वहां पे जनरेट होगा? रेडिश कलर। पहली बात व्हाट हैपन लिख देते, तो रेडिश कलर्ड दैट इज reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas, reddish color poisonous nitrogen dioxide gas or copper nitrate and copper nitrate and water are formed। देखो क्या क्या जनरेट हो सकता है, तो रेड कलर का पॉइजनियस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जनरेट हो सकता है और कॉपर नाइट्रेट और वाटर का जनरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा था व्हाट हैपन, तो व्हाट हैपन का आंसर आपको मिल गया। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस, तो यहाँ पे मैंने बताया कि गैस का जो कलर है वो कौन से कलर का होगा? रेडिश कलर का। राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये जो होगा उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने को लिखना है। दैट इज इक्वेशन इसका आएगा Cu जो सॉलिड होगा प्लस 4HN 4HNO3 Ag से क्या बनेगा? Cu NO3 2 Ag plus 2NO2 gaseous plus 2H2O2, ये क्रिएट ये वाला चीज क्रिएट होगा। तो ये होगा इसका बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद में राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, तो ये बाजू में मैं सबसे पहले आपको लिख के दे रहा हूं रिएक्टेंट। इसमें कौन से रिएक्टेंट है? इसके रिएक्टेंट का नाम है कॉपर और नाइट्रिक एसिड, कॉपर, और दूसरा है नाइट्रिक एसिड, कॉपर और नाइट्रिक एसिड, ये है रिएक्टेंट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है ऊपर के दो प्रोडक्ट का नाम है दैट इज कॉपर नाइट्रेट, ये पहला है कॉपर नाइट्रेट, और फिर है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और लास्ट में तो आपको पता है ये है वाटर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन था केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें ये सारे लोग हैं तुम्हारे रिएक्टेंट और ये सारे लोग हैं तुम्हारे प्रोडक्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे डायग्राम का नाम लिखना था। आपको ये पता चल रहा है ये तुम्हारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ये है तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अपने को कौन सा फिंगर क्या इंडिकेट करता है यही बताने का था। तो ये जो है थंब इंडिकेट करता है दैट इज मोशन ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, और ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो उंगली है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो ये मोशन इंडिकेट करता है
ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। यहाँ पे जो थंब है वो इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फोर्स ऑफ द कंडक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये हर एक उंगली जो है वो क्या इंडिकेट करता है वो आपको बताने का था। ड्रॉ द फॉलोइंग with respect to the formation, answer the following with respect to the formation of rainbow. Draw a neat diagram. सबसे पहला डायग्राम बनाने का था, ये टेक्स्ट बुक में डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का। आपको पता है डायग्राम शुड बी लाइक दिस, ऐसा डायग्राम है वो, ऐसा एक रे आता है, फिर एक इधर है और फिर एक इधर है, फिर आपको पता है ये ऐसा आता है और फिर ये ऐसा आता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बना देना। तो ये ऐसा जो लोगों ने बनाया रहेगा 100% उनका आंसर राइट है। यहाँ पे ए लिखना था, यहाँ पे सी लिखना था और यहाँ पे लिखना था बी। तो ये ऐसा डायग्राम आना चाहिए था। नेम एनी टू नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में कौन से दो नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व है वो यहाँ पे लिखना था। तो उसमें दो, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन, और दूसरे प्रोसेस का नाम लिख सकते थे आप लोग डिस्पर्शन। ठीक है, उसके बाद में व्हाट डज अ स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज। तो जो स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं पानी के, उसका काम होता है यहाँ पे प्रिज्म का। ये प्रिज्म का काम करते, प्रिज्म का ये काम करते। आगे नेम द फॉलोइंग द टू मेटल्स विच कैन बी कट विथ नाइफ। नाइफ से भी जिसको कट कर सकते हैं वो मेटल का नाम है, दैट इज सोडियम एंड, हाँ इसका नाम है सोडियम, सोडियम, और दूसरे का नाम है दैट इज पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसको आप लोग इजीली सुरी से कट कर सकते हैं। A sound is produced when the certain metals are struck. Name this property. ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरिटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी उसको बोला जाता है जहाँ पे आवाज आता है, आवाज आता है मेटल से, मेटल से आवाज आने को सोनोरिटी कहा जाता है। देन द नॉन मेटेलिक सब्सटेंस विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, दैट इज ग्रेफाइट। ये एक ही है, दैट इज ग्रेफाइट। आगे आगे के जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डायग्राम। नेम द प्रोसेस शोड इन द डायग्राम। ये जो डायग्राम में दिखाया है ये प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ये प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ये प्रोसेस एग्जैक्टली काम कैसा करता है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस यूजेस एन एनोड एंड कैथोड। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या यूज करता है, यूजेस एनोड एंड कैथोड। प्रोसेस यूजेस एनोड एंड कैथोड। उसके बाद में एनोड प्रोवाइड डायरेक्ट करंट। एनोड जो होता है, एनोड वो क्या प्रोवाइड करता है, एनोड प्रोवाइड करता है डायरेक्ट करंट। एनोड प्रोवाइड करता है डायरेक्ट करंट एंड डिसॉल्विंग इट्स मेटल एटम्स एंड dissolving its metal atoms, dissolving its metal atoms in the electrocycle solution. In the electrocycle solution, ऐसा आपको इसका आंसर लिखना था। गिव टू एग्जांपल्स इन विच दिस प्रोसेस इज यूज। ये प्रोसेस कौन से कहाँ पे यूज किया जाता है उसका एग्जांपल लिखना था। तो ये प्रोसेस आपको पता है कोई भी मेटल का कोरोजन होने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्टिंग मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, पहला जहां पे यूज होता है ये, दैट इज प्रोटेक्टिंग
मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, मेटल्स को जंग ना लगे इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, और इंप्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा इंप्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ये अगला क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल आया था। फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, यहाँ पे कौन सा सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो सैटेलाइट का नाम है नेविगेशनल सैटेलाइट। आपको पता है कोई भी जगह मैप में कौन सा सैटेलाइट यूज किया जाता है? दैट इज नेविगेशनल दैट इज नेविगेशनल सैटेलाइट। कौन सा है सैटेलाइट? वो IRNSS, और इसका जो लॉन्चर व्हीकल है उसका नाम है PSLV के मदद से इसको लॉन्च किया गया था। वेदर सैटेलाइट का यूज काय के लिए किया जाता है? स्टडी एंड प्रेडिक्ट द वेदर, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टडी एंड प्रेडिक्ट द वेदर। ठीक है, और ऐसा कौन सा है वो? दैट इज इनसैट एंड जीसैट। ये दो है क्या सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट, जिसका मदद स्टडी एंड प्रेडिक्ट द वेदर के लिए किया जाता है। IRS उसका लॉन्चर PSLV है। ये कौन सा सैटेलाइट था? ये सैटेलाइट का क्या टाइप था? दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और जिसका काम था स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद में डेजर्ट, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, स्टडी ऑफ डेजर्ट, उसके बाद में पोलारिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा रहेगा ये राइट। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई, इंसान के आंख का आपको डायग्राम बनाने का था। आप सभी लोगों ने प्रिपेयर करके गए रहेंगे और आई होप आपने वो डायग्राम बनाया रहेगा। आगे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई का मिनिमम विजन कितना रहता है? दैट इज एवरीवन नो दैट इज 25 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी 25 सेंटीमीटर का रहता है। उसके बाद में नेम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड। तो ये जो कैपेसिटी होता है आई का, उसको बोला जाता है अकोमोडेशन, जहां पे आई अपना साइज जो है वो जरूरत के हिसाब से बदलता है। उसके आगे नेम द डिफेक्ट ऑफ द आई विजन इन विच द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विद द एज। तो एज के हिसाब से जो आंखों का देखने का जो कैपेसिटी वो कम होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रीसोबायोपिया, और उसको कहा जाता है दैट इज मायोपिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, दैट इज राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कंफर्गेशन ऑफ द क्लोरीन। आपको पता है पहले में 2 होते, दूसरे में 8, तो 10 हो गए, तो आगे बचे 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी सेल? वैलेंसी मतलब लास्ट वाला, उसमें कितने हैं? 7 है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज Cl2। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और आगे पूछा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आपको पता है, दैट इज Cl, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 2
उसके बाद में यहाँ पे 2 डॉट और यहाँ पे 2 डॉट, फिर बाजू में वापस Cl। ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में तुम्हारा जो पूरा पेपर था साइंस का उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया रहेगा। आप लोगों को कमेंट करके बताने का है कि आपको कितने मार्क्स मिले। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।